हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, 10 कदम एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है जिसके अंतर्गत सामान्य अध्ययन से जुड़े जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे संविधान हो, चाहे सामान्य विज्ञान हो या फिर आपका करंट अफेयर्स, इन सब्जेक्टों से जो भी महत्वपूर्ण पिछले प्रश्न आपके पूछे गए हैं, पिछले 8 से 10 सालों में जितने भी वनडे एग्जाम हुए हैं और जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं, इनका एक कलेक्शन होता है। अगले 15 से 20 मिनट के दौरान यहाँ पे जो है इन प्रश्नों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। संख्या इनकी देखने में आपको 10 से 12 लग सकती है, लेकिन यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, तो ये प्रश्न की संख्या कहीं ना कहीं आपको 30 से 35 आपके प्रश्न यहाँ पे मतलब सॉल्व हो जाएंगे, है ना। आइए शुभारंभ करते हैं इस क्लास का। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्लासेस को, इन वीडियो को मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, है ना। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, महाभारत का युद्ध जो हुआ था वह कितने दिनों तक चला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि भारतीय इतिहास एवं संस्कृति संबंधित है। महाभारत का जो युद्ध हुआ है कुरुक्षेत्र की लड़ाई का है। महाभारत का युद्ध कर लीजिएगा या इसी को आप कुरुक्षेत्र की लड़ाई के रूप में भी जानते हैं। पूछा गया है कितने दिनों तक यह युद्ध आपका चला था। कौरव और पांडवों के बीच में ये युद्ध आपका था और यह युद्ध चला था, बता दीजिएगा, 18 दिनों तक, है ना। 18 दिनों तक जो है यह आपका युद्ध चला था, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और पहले 10 दिन कौरवों की सेना की तरफ से पहले 10 दिन कौन सेनापति था। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, पहली चीज। और दूसरी चीज आप मुझे बताएंगे कि जो कुरुक्षेत्र नामक स्थान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो 2 प्रश्न आपको यहाँ से बताने हैं। मैंने उत्तर बता दिया है, 18 दिनों तक यह युद्ध आपका चला था। और महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई थी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके 3 प्रश्न का उत्तर आप मुझे बताना है ना। पहला कि पहले 10 दिन तक महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से सेनापति के रूप में कौन था। दूसरी चीज मैंने आपसे पूछा कुरुक्षेत्र कहाँ पे है, किस राज्य में है। और तीसरी चीज मैंने आपसे ये पूछा था कि महाभारत की रचना किसने की थी, इसको किसने लिखा है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, शतपथ ब्राह्मण, है ना, शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित आपसे पूछा गया है। 4 वेद आपके होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और ये ब्राह्मण संहिताएं हैं। पूछा गया है किस वेद से संबंधित है, बता दीजिएगा, यजुर्वेद, है ना। यजुर्वेद आपका जो है यहाँ पे सही उत्तर होगा। यजुर्वेद भारतीय साहित्य का एकमात्र ऐसा वेद है जिसकी रचना जो है गद्य और पद्य दोनों ही रूपों में की गई है। इसको आपको ध्यान देना है। 4 वेद आपके होते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सामवेद भारतीय संगीत के जनक के रूप में से जाना जाता है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही साथ जादू टोने का वेद भी अथर्ववेद को कहा जाता है। तो इतनी चीजें आपकी हो गई। इसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ऋग्वेद में किस देव की महत्ता का अधिकतम वर्णन है। किस देव की महत्ता का अधिकतम वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। अग्नि देव का भी उल्लेख है, इंद्रदेव का भी है और ना जाने वरुण देव का भी है। कई आपके देवी देवताओं का उल्लेख है ऋग्वेद में। लेकिन पूछा गया है कि सबसे अधिक बार या सबसे अधिक महत्ता किस देव की बताई गई है, बता दीजिएगा, इंद्रदेव, जो कि वर्षा के देव थे ना। इंद्रदेव जो है, इनका जो है महान भूमिका बताई गई है ऋग्वेद में। 250 बार जो है इंद्रदेव का उल्लेख है ऋग्वेद में। और साथ ही साथ 200 बार याद रखिएगा अग्निदेव का उल्लेख है। तो ये सब फैक्ट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना आपकी पूरी रहती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मोहम्मद गोरी जो है वह किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से जो है पराजित हुआ था। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा भारतीय इतिहास का, मध्यकालीन भारत का। और जो पूछा गया है कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला भी होगा, है ना। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में भारतीय इतिहास में 2 युद्ध आपके हुए थे। एक तो 1191 में तराइन का पहला युद्ध और दूसरा आपका 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध, है ना। पूछा गया है कि किस युद्ध में मोहम्मद गोरी जो है पृथ्वीराज चौहान से हारा था। तो ध्यान रखिएगा, 1191 का आपका युद्ध हुआ था तराइन में, तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान
और मोहम्मद गोरी के बीच में, और इसी युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को क्या कर दिया था, हरा दिया था, है ना। इसके एक वर्ष के पश्चात 1192 में जो है दूसरी बार युद्ध होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है ना। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। 1191 तराइन का पहला युद्ध जिसमें कि मोहम्मद गोरी परास्त हुआ था, और 1192 जिसमें कि उसने पृथ्वीराज चौहान को पुनः क्या कर दिया था, हरा दिया था। इसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस वर्ष सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून पारित किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा आप लोग के लिए। सती प्रथा भारतीय समाज में एक कुप्रथा थी। राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कारगर उपाय किए गए थे, सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए गए थे। और 1829 ईस्वी में, है ना, 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को रोकने के उद्देश्य एक अधिनियम बनाया था, एक कानून बनाया था, और यही जो आपसे पूछा गया है। तो वर्ष आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1829 आपका उत्तर यहाँ पे सही होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश को एमराल्ड द्वीप, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश को आप एमराल्ड द्वीप के नाम से भी जानते हैं, है ना। एक रेयर क्वेश्चन है, जल्दी आपको मिलता नहीं है। उम्मीद है कि आप इसका उत्तर बता सकने की स्थिति में होंगे। एमराल्ड द्वीप, भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश, है ना। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, जिसमें से अंडमान निकोबार एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और इसी केंद्र शासित प्रदेश को आप जो है एमराल्ड द्वीप के रूप में जानते हैं। अंडमान निकोबार भारत का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख के बाद, है ना। कुछ समय पहले तक अंडमान निकोबार जो है आपका सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद तीसरे नंबर पे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बाद तीसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अगर आपसे पूछा जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बताइएगा, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और एमराल्ड द्वीप के रूप में इसे जाना जाता है। एक ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है, और साथ ही साथ सैडल पीक, है ना, सैडल पीक या कल्याण शिखर कहिएगा, 732 मीटर हाइट होगी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ना। और एक फैक्ट आप और ध्यान रखिएगा अंडमान निकोबार के बारे में, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, और यहीं पर जो है आपका भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसे आप क्या कहते हैं, बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि इसी अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है ना। इतनी चीजें आपकी हो गई। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिमसागर किस्म है, आम की एक प्रजाति है। देखिए 2 क्वेश्चन आपको मिल गए। पहला तो ये है, हिमसागर किसकी प्रजाति है, स्वयं बता दिया गया है, आम की है। हिमसागर एक फल की किस्म है, आम की एक किस्म है, और ये कहाँ पाई जाती है, यह आपसे पूछा गया है। 2 क्वेश्चन आपको यहीं पे तैयार हो जाएगा। हिमसागर किसकी है, आम की प्रजाति है, या किस राज्य में पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है, उत्तर आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में, है ना। एक रेयर क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आने की संभावना आपकी होगी, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जिनको सभी अभ्यर्थियों को इनका उत्तर नहीं मालूम होगा। जिसको मालूम होगा, जिसने इसको सही कर लिया, वो एकाएक क्या हो जाएगा, रैंकिंग में ऊपर बढ़ जाएगा, और जिसका ये प्रश्न गलत हो जाएगा वो सीधे क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और वही ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनका 2 या 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से क्या हो जाता है, सिलेक्शन रुक जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को आप स्पेशली टारगेट करिएगा, ताकि यहाँ पे जो गलतियां आपको करना है वो कर लीजिए, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा तो वहाँ पर आपकी गलतियां नहीं होनी चाहिए, ये प्रश्न आप गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, चमेरा पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रेयर क्वेश्चन है, जल्दी मिलता नहीं है। चमेरा पनबिजली परियोजना या कह लीजिए चमेरा बांध किस नदी पर स्थित है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। नदी आपकी होगी रावी, है ना। चमेरा पनबिजली परियोजना रावी नदी पर है, किस राज्य में स्थित है बता दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में, है ना। तो रावी नदी पर स्थित हिमाचल प्रदेश में है चमेरा पनबिजली परियोजना, जल विद्युत परियोजना। और इसी रावी नदी, चूंकि रावी नदी का जो उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश से होता है, और नदी पंजाब में जाती है। पंजाब में इसी रावी नदी पर जो है आपका एक बांध बनाया गया है, रंजीत सागर बांध, है ना। रंजीत सागर बांध कहिएगा, या इसी को आप क्या कहते हैं,
बहुत ही प्रचलित नाम है इसका, थीन बांध है ना। थीन बांध या रंजीत सागर बांध पंजाब में स्थित है, इसी रावी नदी पर स्थित है। मतलब रावी नदी पर 3 बांध याद रख, 2 बांध याद रखिएगा। एक चमेरा बांध जो कि मैंने आप यहाँ पे पूछा है हिमाचल प्रदेश में, और एक आप याद रखिए थीन बांध या रंजीत सागर बांध जो पंजाब में है रावी नदी पर, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है, थोसेधर वाटरफॉल, थोसेधर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा आप लोग के लिए। थोसेधर वाटरफॉल कहाँ पर स्थित है, उत्तर बताइएगा महाराष्ट्र, दक्षिण भारत में महाराष्ट्र राज्य में इसकी लोकेशन है। अजीबोगरीब प्रश्न है, जल्दी आपको किसी वनडे एग्जाम में मिलते नहीं हैं, लेकिन यकीन मानिए परीक्षा में अगर आ जाए, अगर ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आ जाए तो या तो आपकी दुर्गति कर देंगे ऐसे प्रश्न, और नहीं अगर आपने इनकी दुर्गति कर दी तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन जो है यहाँ पे पक्का हो जाएगा। 100% मैं श्योर हूँ। चाहे आपका थोसेधर वाटरफॉल हो, चाहे हिमसागर आम की जो किस्म है, ये ऐसे प्रश्नों की श्रेणी में ही आपके आते हैं। और हर सेशन में, हर वीडियो में आपको ऐसे प्रश्न आपको मिल ही जाएंगे 3-4, जिनकी बारंबारता कम होती है, लेकिन एग्जाम में जब आते हैं तो सबकी दुर्गति कर देते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन है, होम मिनिस्टर कौन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बेहिचक लीजिएगा, बिना किसी हेजिटेशन के, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, ये जो है भारत के पहले गृह मंत्री हैं। और साथ ही साथ इन्हें भारत का आयरन मैन, भारत का लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, भारत का बिस्मार्क भी इन्हें कहा जाता है। भारतीय रियासतों के मामले में, रियासतों के एकीकरण मामले में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारतीय रियासतों की एकीकरण के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, और यही कारण है कि इनका जन्मदिन जो है 31 अक्टूबर जो है, और 31 अक्टूबर प्रत्येक वर्ष एकता दिवस यानी यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। ये सब चीज़ें सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित हैं और हमेशा एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। स्टेचू ऑफ यूनिटी विश्व की सर्वाधिक ऊंची मूर्ति है, 182 मीटर। कहाँ पर स्थित है, गुजरात राज्य के केवड़िया द्वीप पर स्थित है ना। और इसके जो आपके वास्तुकार कहिएगा, आर्किटेक्ट कहिएगा, डॉक्टर राम सुतार हैं। तो इतनी चीज़ें हैं डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जो एग्जाम में आपसे बनने की पूरी संभावना रहती है ना। चलिए संघ लोक सेवा आयोग आपको दिया है, देखिए संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, निर्वाचन आयोग है और एक आपका वित्त आयोग है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, बस फिर से समझिएगा। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग, इन चारों में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है। मतलब इन चारों में से कौन सा ऐसा आयोग है जिसका उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है। तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, इन दोनों का उल्लेख 315 अनुच्छेद 315 है ना यूपीएससी, और जो वित्त आयोग है अनुच्छेद 280 में उल्लेख है। लेकिन जो आपका यह है निर्वाचन आयोग, सॉरी निर्वाचन आयोग यहाँ पे नहीं, एक मैंने यहाँ पे मिस वो कर दिया, सॉरी। यहाँ पे निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग तो आपका जो ऑलरेडी 324 में है। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं यूपीएससी, देखिए यूपीएससी हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग, ये दोनों 315 में आपके आ जाएंगे। वित्त आयोग आपका 280 में आपका आ जाएगा और निर्वाचन आयोग आपका 324 में आ जाएगा। यहाँ पे तो चारों के चारों ऐसे ऑप्शन हैं जो कि संवैधानिक निकाय हैं। लेकिन यहीं पे अगर मैं हटा दूं निर्वाचन आयोग को, मैं हटा दूंगा, यहाँ पे अगर मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे लिख दूं योजना आयोग, योजना आयोग। अब अगर प्रश्न को पढ़ा जाए कि लोक सेवा आयोग, सॉरी संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, योजना आयोग और वित्त आयोग में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, उस कंडीशन में उत्तर आपका क्या हो जाएगा, योजना आयोग। क्योंकि योजना आयोग आपका संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं है, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया था भारतीय सरकार के द्वारा, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, सब चीजें एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। सेशन का अंतिम क्वेश्चन जो होगा, नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है ना। नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, यह आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, अनुच्छेद बताइएगा, सॉरी किस भाग की बात की गई ना, किस भाग में है। भाग अगर पूछा जाए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, भाग अगर पूछा जाए तो भाग आपका हो जाएगा 2, और अगर अनुच्छेद पूछा आता है तो 5 से 11। भाग 2 5 से 11 में जो है
नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है और ये चीज़ आपसे एग्जाम में पूछी गई थी, है ना। तो दोस्तों ये रहा एक बेहतरीन क्लास, बेहतरीन वीडियो, जिसके अंतर्गत यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा, इसका प्रॉपर नोट तैयार करिएगा, निश्चित रूप से जो है ये आपके लिए लाभकारी होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। गुड नाइट, शुभ रात्रि, हैव ए नाइस डे।